नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें आज का टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार का। जो आखिरी के कुछ बचे हुए थे बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री में, वो स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के कुछ लास्ट के चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद ही स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त और बूपगुप्त, और भी जो बचे हुए राजा हैं उन सभी को आज डिस्कस करके एंशिएंट समाप्त कर लेंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन किए। कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद उसका सुयोग्य पुत्र कुमारगुप्त का ही पुत्र था स्कंदगुप्त। ठीक है, जिसे क्रमादित्य भी कहा जाता है, जो 455 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा है। जूनागढ़ अभिलेख में उनके शासन की प्रथम तिथि था उसके शासन का, वो गुप्त संवत 136 यानी कि 455 ईस्वी इंगित है। ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये एक बार यूपीएससी में इस तरह का सवाल आ चुका है। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में अंतिम तिथि गुप्त संवत के अनुसार 148 यानी कि 467 ईस्वी की उत्कीर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक था। कुमारगुप्त के पुत्रों में सर्वाधिक योग्य एवं बुद्धिमान स्कंदगुप्त था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजू श्रीमूल कल्प में भी स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा धर्मवत्सल शासक कहा गया है। धर्म वत्सल। ठीक है, हुणों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी सदी तक रोक कर रखने वाला महान सेवा की स्कंदगुप्त ने, और अपने इस वीरोचित कृत्य के कारण वह देश रक्षक के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिए, देश रक्षक के नाम से जाना जाता है, जो हुणों से रक्षा करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। कुछ विद्वानों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का सम्राट बना, किंतु स्कंदगुप्त ने उसकी हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्ष अशांति व कठिनाइयों से भरे थे, किंतु तलवार के बल पर उसने तत्कालीन परिस्थितियों से निपटकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। वहीं उसने अपने पिता के शासनकाल में पुष्यमित्र को पराजित करके अपनी वीरता का परिचय दिया। राजा बनने के पश्चात उसके सामने दूसरी विपत्तियां भी आई, जो हुण, जो मध्य एशिया के बर्बर योद्धा थे, का प्रथम भारतीय आक्रमण था। हुनों का ये प्रथम आक्रमण था जिसमें स्कंद का सामना हुआ, और स्कंद ने उसे बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया। ठीक है, पराजित किया, जिसने गुप्त साम्राज्य को झकझोर दिया था। पहले से ही हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन स्कंदगुप्त जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा ने कुछ समय तक इसे रोकने में सक्षम हुआ, परंतु उसने हुणों के गर्व को चूर कर उन्हें देश के बाहर कर दिया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से परास्त कर दिया तथा उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया, जिसका प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, ये भी याद रखिएगा, जूनागढ़ जो है वो स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। इस अभिलेख में हुणों को मिलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त से पराजित हुण गांधार तथा अफगानिस्तान में बस गए, जहां वे ईरान के ससानी राजाओं के साथ संघर्ष में उलझ गए। उसके बाद यहाँ से हारने के बाद, भारत से हारने के बाद, वे फिर अफगानिस्तान और ईरान में फंस गए। फिर 484 ईस्वी में ससानी नरेश फिरोज की मृत्यु के बाद हुण पुनः भारत की ओर बढ़े। स्कंदगुप्त ने हुणों को 460 ईस्वी के पूर्व ही पराजित किया था, क्योंकि इसके बाद के अभिलेख में सदैव शांति कायम रहने की बात का उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त ने उथल पुथल मचा रहे बाकटकों को भी नियंत्रित किया, तो एक तो हुणों को भी और बाकटक। ठीक है, ये दोनों को नियंत्रित किया। वे गुप्त साम्राज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करते रहे। ये लोग बागटक और हुण हुण तो एक बार भारत से चला गया तो चला गया, लेकिन बागटक पे नियंत्रण किया, जो पहले से गुप्त साम्राज्य पे अनेक बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं ये फिगर। उत्तर में हिमालय, ठीक है, और दक्षिण में नर्मदा नदी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और
पश्चिम में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र या सौराष्ट्र, ठीक है, तक के प्रदेशों पर शासन करने वाले स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट था। अंतिम सम्राट नहीं था, अंतिम महान सम्राट था, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त भी एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथा उसकी उपाधि परम भागवत थी। उसने भीतरी में भगवान साडगिन, जिसे विष्णु कहा जाता है, की प्रतिमा का स्थापना कराया। स्कंदगुप्त धार्मिक मामलों में पूर्व रूपेण उदार एवं सहिष्णु था। उसने अपने साम्राज्य में धर्मों को विकास होने का भी अवसर दिया। 467 ईस्वी में उसका निधन हो गया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। इसलिए कहा जाता है कि ये योग्य जो था, बहुत ही योग्य राजा था और ये अंतिम योग्य राजा था गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के बारे में पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपने प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया। इस कष्ट के निवारणार्थ में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, जो गिरनार नगर का नगरपति था, ने 2 माह के भीतर ही उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। यह बांध 100 हाथ लंबा तथा 68 हाथ चौड़ा था। तो सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय में ही सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। तो ये देख लीजिए कि इसकी जो निर्माण थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही करवाया गया था। उसका जो राज्यपाल उस समय था पुष्यमित्र वैश्य, वही पश्चिम में सिंचाई की बेहतर सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के समय में यवन जातीय तुषास्य ने उस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। पहली बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय यह बांध टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण उसके अपने राज्यपाल सुविशास्त्र के निर्देशन में करवाया गया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्माण किसने करवाया और ये गुप्त काल में किसने फिर से मरम्मत करवाया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि गुप्तकालीन कला और संस्कृति का कैसे विस्तार हुआ था। तो बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह भी याद रखिएगा कि इसे महाराजाधिराज कहा जाता है। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। उसने गुप्त संवत का भी इसी समय प्रचलन आरंभ किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। वह एक महान विजेता था, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसके विजय अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसके उत्तराधिकारी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये याद रखिएगा कि गुप्त संवत का जो शुरुआत किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम किया था, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था, उसने सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए इसका जो क्षेत्र हो गया था वो अरब सागर तक चला गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल था। गुप्त साम्राज्य के काल को विद्या, कला और संस्कृति जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल माना जाता है। राजनैतिक और गुप्त काल जो है बीपीएससी के मेंस में भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है हर एक बार, ठीक है। तो राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्णिम माना जाता है। यहाँ बहुत अच्छा कला एवं संस्कृति का विकास हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। तो गुप्तकालीन कला और संस्कृति, इसका जो शेष पार्ट बचा हुआ है पिछले स्लाइड का, तो इस काल में विख्यात विद्वानों में ब्रह्महीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इन सभी के कृतियों को, जितने भी बुक्स लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक राइटर 2-3 बुक लिखे हैं और हर एक बार यूपीएससी में ये सवाल आता ही है, बीपीएससी में भी ये सवाल आता है, या यूपी पीसीएस में, हर एक स्टेट पीसीएस में ये सवाल आता है इन लोगों का, ठीक है। तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिए और
गूगल करके इनके बुक्स को लिख के रखिए। जैसे अभी मैं पढ़ा दिया, इसका आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे ही इन तीनों राइटर्स का बुक लिख लिए, ठीक है। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है, मतलब इन्हें भूला नहीं जा सकता इनका योगदान को, जो गणित और खगोल शास्त्र और दर्शन, ठीक है। तो गुप्त काल में ही नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक थे कुमारगुप्त। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी विद्या के लिए विद्योपार्जन हेतु आते थे, ठीक है। तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यंत प्रगति हुई, क्योंकि इस समय सभी लोग जो थे ब्राह्मण आ गए मैक्सिमम, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने संस्कृत का विकास करवाया। उस हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का उल्लेखनीय विकास हुआ, और हिंदू धर्म का जो वर्तमान रूप हम देखते हैं यह इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में बिहार के संदर्भ में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित कुछ शासक भी आए, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुगुप्त जैसे हो गए 467 से 473 ईस्वी। स्कंदगुप्त को कोई संतान नहीं था, अतः स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सिंहासन पर पुरुगुप्त बैठ गए। पुरुगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। वृद्धावस्था में सिंहासन पर बैठने के कारण वह शासन सुचारू रूप से नहीं चला पाया और साम्राज्य पतनोन्मुखी हो गया। और पुरुगुप्त बौद्ध मत को मानते थे, ये याद रखिएगा। जो पुरुगुप्त थे वो बौद्ध मत को मानते थे, बाकी यहाँ पे सभी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो कुमारगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो था कुमारगुप्त द्वितीय। तो सारनाथ लेख में कुमारगुप्त द्वितीय के संदर्भ में गुप्त संवत 154 यानी कि 473 ईस्वी अंकित है, ठीक है। इन्हीं लेखों से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं बुधगुप्त, जो 477 से 485 ईस्वी तक शासन किया। तो बुधगुप्त यहाँ पे गलत लिखा गया था, बुप लिखा गया था, बुधगुप्त होगा। तो कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त शासक बना। नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार बुधगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र था, ठीक है। उसकी माता का नाम चंद्र देवी था। बुधगुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि सारनाथ लेख में गुप्त संवत 157 यानी कि 477 ईस्वी मिले। 320 का डिफरेंस है, 320 वर्षों का डिफरेंस है, ठीक है, गुप्त संवत और ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। बुधगुप्त ने 477 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया तथा रजत मुद्राओं पर अंकित तिथि 485 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने एक बड़े प्रदेश पर शासन किया। हुएन के अनुसार वह बौद्ध धम्मतानुयायी था, उसने ये भी बौद्ध मानता था, ठीक है। नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दान दिया। वह आखिरी गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नालंदा तथा मालवा से लेकर बंगाल के भूभाग पर शासन किया। अब देख लेते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। बुधगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक बना। इस काल में साम्राज्य 3 भागों में, मालवा, यहां से बंटना शुरू हो गया हमारा मगध साम्राज्य, ठीक है। और यह मगध, मालवा और बंगाल में बट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त तथा बंगाल क्षेत्र में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नरसिंहगुप्त इन तीनों शासकों में शक्तिशाली था। उसने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। नरसिंहगुप्त की सबसे बड़ी सफलता हूणों को पराजित करना था। यहाँ भी हूण आ गए, स्कंदगुप्त ने भी हूणों को पराजित किया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। मित्री तथा नालंदा के मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके संदर्भ में ताम्रपत्र में गुप्त संवत 224 यानी कि 543 ईस्वी इंगित है। अब देख लेते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। नालंदा से प्राप्त मुद्रा में विष्णुगुप्त का उल्लेख है। उसने 550 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अब देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या क्या मुख्य कारण थे।
तो गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग 467 ईस्वी में स्कंद गुप्त के निधन के बाद से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में कोई भी महत्वाकांक्षी, पराक्रमी, योग्य और कुशल नहीं हुआ, बल्कि वे अपने पूर्वजों की भांति वैष्णव परम भागवत की जगह बौद्ध धर्म को अपनाने लगे तथा अहिंसा के उपासक हो गए, जिससे कि वो सैन्य शक्ति को अच्छे से संभाल नहीं पाए, जो दान पुण्य में लिप्त हो गए। इस कारण वे साम्राज्य की रक्षा व विस्तार करने में असमर्थ साबित हुए। परिणामतः 550 ईस्वी में विष्णुगुप्त के निधन के साथ ही मगध में स्थापित गुप्त राजवंश का शासन समाप्त हो गया। तो ये याद रखिएगा, विष्णुगुप्त जो थे वो अंतिम शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश का। ठीक है, तो आज पूरा हमारा एंशिएंट समाप्त हो गया। अब इसका प्रश्न भी है मेरे पास, प्रश्न बना लिया हूं, तो मैं चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस एमसीक्यू डाल दूंगा। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल के बारे में। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, मुझे कमेंट करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।